आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का पेपर जो 50 नंबर का आता है उसको हम सॉल्व करेंगे। उस जो 50 नंबर का पेपर आता है उसमें हम 20-20 क्वेश्चन को बांटते हुए पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में बना दो तो बहुत लंबा जो है सेशन हो जाता है, जिससे आप लोग को देखने में दिक्कत होती है। तो अब हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आया है कि गुप्त संवत प्रारंभ करने वाला शासक का नाम बताएं। तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने वाला राजा कौन था? वो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि इसने अपनी जो मतलब इसने एक प्रथा लागू किया था। जो प्रथा थी संलेखना प्रथा। संलेखना प्रथा में ये होता था कि उसमें मनुष्य जो होता है बिना अन्न और भोजन या पानी ग्रहण किए अपने शरीर को त्याग देता था, तो वो संलेखना प्रथा कहलाता था। तो संलेखना प्रथा का जो सबसे पहले उपयोग या इसका प्रयोग किया था उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो गुप्त साम्राज्य जो है, गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ, जो गुप्त संवत है उसको प्रारंभ करने वाले राजा का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या घोषणा की थी? कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने क्या घोषणा की थी? तो क्या की थी? उसने धर्म घोष की जो है घोषणा की थी। कलिंग युद्ध जब हुआ था, कलिंग युद्ध शायद 261 ईसा पूर्व 261 में हुआ था। इसके बाद में अशोक का जो मतलब हृदय था वो बहुत परिवर्तित हो गया था, क्योंकि वहाँ पे इतना मनुष्य मारे गए थे, इतना मतलब जनहानि, और एकदम ऐसा कहा जाता है विदेशी लोग आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पे खून की बिल्कुल नदियाँ बह गई थी। तो इसीलिए अशोक का वहाँ से उसका जो है हृदय परिवर्तित हो गया, और उसी से जो है कलिंग के युद्ध के बाद में ही उसने एक धर्म निकाला जो धर्म घोष कहते हैं उसका। मतलब कलिंग युद्ध के बाद जो है उसने जो घोषणा की थी वो धर्म घोष की थी। अब हम प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा, जो गुप्तकालीन लोग जो स्वर्ण मुद्रा उसमें चलती थी उसको क्या कहते हैं? वो, या फिर ये कह सकते हैं कि उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम दीनार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? दीनार के नाम से। अब ये प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 आया है कि तराइन का प्रथम युद्ध और केवल तराइन का प्रथम युद्ध पूछा है, तो आप लोग इतना बताएंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ था, ये प्रश्न आया है। तो तराइन का युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी, जो कि विदेशी नागरिक था, वो जो है भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने और धन लूटने के लिए आया था। उसका पर्पज़ यही था। तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो है वो राजपूताना घराने के थे। तो इन दोनों के बीच में ही प्रथम जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अभी हम तराइन के 3 युद्ध होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। केवल हम आज देख रहे हैं कि कौन ऐसे प्रश्न हैं जो आ चुके हैं परीक्षा में। प्रश्न नंबर हम लोग चौथे की बात करते हैं कि प्रश्न नंबर चौथा आया है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? क्या पूछा है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो राजस्थान में। तो राजस्थान कहाँ पे है देख लेते हैं। राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान पड़ता है, देख लीजिए यहाँ पे। ये हमारे भारत का मैप हो गया ये। तो यहीं पे है कौन सी मंदिर है? वो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। यहाँ पे ये है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, देख लीजिए ध्यान से। दिलवाड़ा का जैन मंदिर हम इसलिए मैप बता रहे हैं ताकि आप लोग भूले ना। जैन मंदिर। अब हम प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है कि पल्लवों के रथ मंदिर जो है, पल्लवों के रथ मंदिर कहाँ है? तो पल्लवों के रथ मंदिर जो है वो महाबलीपुरम में है। कहाँ पे? महाबलीपुरम में। तो पल्लवों का रथ मंदिर जो है वो महाबलीपुरम में है। अब आप लोग ये दिमाग लगाइए, रट्टा मत मारिए, रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन आप अगर मैप के सहारे से याद कर लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी, और आने वाली आगामी परीक्षाएं जो हैं वो आप लोग के लिए आसान हो जाएंगी। तो महाबलीपुरम को हम लोग देखते हैं कि मैप में कहाँ है। तो यहाँ पे आता है गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे गोवा के बाद आता है केरल, केरल के बाद यहाँ आंध्र प्रदेश आता है। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे है महाबलीपुरम।
क्या है, महाबलीपुरम। अब आप लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम मैप के सहारे पढ़ाएंगे तो आप लोग को बहुत ही जो ये कठिन लगता होगा तो बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में ये पूछा था कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। क्या पूछा था, गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो वो हैं जयदेव। कौन है, जयदेव। ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जैसे कि इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, तो ये हम वैसे बता दे रहे हैं। अब हम प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 आया था कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो रहते थे उन्हें किस नाम से जानते हैं। फिर से प्रश्न देख लेते हैं कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो रहते थे उन्हें हम किस नाम से पुकारते हैं या बोलते थे, तो उनको हम कहते थे मतलब 8 तेलुगु कवि के नाम से जानते थे। क्या जानते थे, 8 तेलुगु कवि के नाम से जानते थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज को हम क्या कहते थे, 8 तेलुगु कवि। अब हम प्रश्न नंबर बात करते हैं 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि मानसूनी पवन को किस नाम से जानते हैं। मानसूनी पवन को किस नाम से जानते हैं, तो मानसूनी पवन को हम लोग मौसमी पवनों के नाम से जानते हैं। क्या, मौसमी पवन। मतलब मानसूनी पवन का नाम एक और क्या नाम है, जो है मौसमी पवन। अब हम प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में ये है कि वायुमंडल में स्थित सबसे अधिक गैस है। देखिए कितना मतलब सरल क्वेश्चन आया हुआ है कि वायुमंडल में स्थित सबसे अधिक गैस जो है वो है नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। अब हम प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में दिया हुआ है कि 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला कटिबंध क्या कहलाता है। आइए हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश को या हम इक्वेटर कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब भूमध्य रेखा को ही हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो इसको 0 डिग्री हो गया, अब इसको बोलते हैं यहाँ पे उत्तर, इसको बोलते हैं दक्षिण, या फिर इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो अगर ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है, और ऊपर का जो है मतलब अगर 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और 0 डिग्री से यहाँ दक्षिणी गोलार्ध, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, अगर 0 डिग्री से उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर में जाएं, और इधर अगर 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अगर हम लोग दक्षिण में आए, फिर इसके बाद में अगर 0 डिग्री से हम 66.5 डिग्री जो है उत्तर में जाएं, और यहाँ पे 66.5 डिग्री दक्षिण में जाएं, तो इसे हम क्या कहते हैं। ये देखिए 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य, ये देखिए 66.5 डिग्री चाहे दक्षिणी बोले और चाहे 66.5 डिग्री जो है उत्तरी बोले, इसके मध्य में पूछ रहा है कि जो है पाए जाने वाला कटिबंध क्या है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध। कटिबंध इसे क्या बोलेंगे, जो है शीत कटिबंध। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से इतना जो होता है इसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे तापमान जो होता है वो वर्ष भर जो है एक समान जैसे बोल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे गर्मी और ठंडी एक ऐसा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पे बारिश हुआ करती है। ये हो गया प्रश्न नंबर कौन सा हो गया, 11। अब हम प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 में ये पूछा है कि संविधान संघ में सूचियाँ कितनी हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, सूचियाँ पूछा है, अनुसूची नहीं। अगर अनुसूची पूछता तो आप 12 बताते, क्या बताते, 12। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि सूचियाँ पूछा है तो सूचियाँ कितनी होती हैं। हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है टोटल सूचियाँ, आप लोग सूची ध्यान रखेंगे, मतलब अनुसूची नहीं। अनुसूची अगर बोलता तो आप 12 बताते, लेकिन यहाँ पे सूचियाँ पूछा है तो सूची में आप लोग 3 बताएंगे। 3 कौन कौन सी, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल केंद्र जो है उसमें अपने विषय बनाएगा, उस पर चर्चा कर सकता है। राज्य सूची में राज्य, और अगर समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती में जो है संघ और राज्य मिलकर
नियम कानून या विषय के बारे में बात करेंगे। ये हो गया प्रश्न नंबर 12। अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 में ये मतलब कहा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। क्या पूछा था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय जो है कुछ सदस्य थे जो नियम कानून का जो निर्माण कर रहे थे। उस समय कई समितियां बनाई गई थी। तो जो एक प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे देशों के जो है उन्होंने संविधान जो संविधान है उसको पढ़ रखा था। तो सबसे मतलब बहुत सारे मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करने के बाद जो है जो भारतीय जो संविधान है उसका जो है निर्माण करवाया था। तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है उनको जो है भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अब हम प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 में यह आया था कि अर्थव्यवस्था में पूंजी बाजार कौन बनाता है। तो ये इसका एक आंसर सटीक नहीं हो सकता है, इसलिए आप इसमें बैंक भी कह सकते हैं और उपभोक्ता भी कह सकते हैं और शेयर भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर इतना हो सकता है। अब हम प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 पूछा है, क्या पूछा है? मूल मापक का कार्य मुद्रा का जो है कौन करता है। जो मूल्य मापक है वो मुद्रा का कौन करता है। तो वो हमारा करता है स्टॉक एक्सचेंज। क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। ये प्रश्न नंबर 15 हो गया। अब हम जो है प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 ये पूछा है कि सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान कौन था। सल्तनत काल यानी कि दिल्ली सल्तनत जो चल रहा था वो जो है जो ऐसा कह सकते हैं कि 512 से आई मीन स्टार्ट हुआ था। 512 से लेके और जो है इब्राहिम लोदी जो है उसका अंतिम लोदी वंश का जो है ये अंतिम सुल्तान था। इसके बाद में जो इब्राहिम लोदी, फिर इसके बाद में मुग़ल काल स्टार्ट हो जाता है। मुग़ल काल का जो प्रथम शासक था वो था बाबर। बाबर जो है आया था और 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। उसी में इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के बीच में होता है। उसमें बाबर विजयी होता है और उसने जो है मुग़ल वंश की स्थापना की थी। फिर मुग़ल वंश जो है वो 1526 से लेकर 1707 तक चलता है, जो कि इसमें जो शासक होते हैं वो अपना साम्राज्य बहुत विस्तार करते हैं। इसके बाद के जो 1707 से लेकर 1857 के जो शासक आते हैं वो जो उनकी स्थिति होती है बहुत दयनीय होते हैं। उन्होंने जो क्या किया था, इधर के शासक जो जितना साम्राज्य बनाए थे उसको ही संभालने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये प्रश्न पूछा है। डीप में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखें कि जो है सल्तनत काल का अंतिम जो सम्राट या सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी। अब हम प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 में पूछा है कि अशोक ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया था। मतलब अशोक जो अभी कलिंग युद्ध वाला पूछा था उसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर आया है कि जो है अशोक ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया था। मतलब किस धर्म को माना था, वो कौन सा था? बुद्ध धर्म। कौन था? बौद्ध धर्म। बौद्ध में एक शब्द धम्म आता है, उसका मतलब उसने अच्छे से माना था। अब हम प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 जो है उसमें पूछा है कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो वो होगा महाराष्ट्र में। अब हम लोग मैप में तुरंत देखेंगे कि महाराष्ट्र कहाँ आता है। ये मान लीजिए हमारा जो है ये हमारा भारत हो गया। ये देख लीजिए आप लोग, अगर इंडिया में रहते हैं तो भारत का फिगर बनाना आना चाहिए। ये जो है हमारा भारत हो गया। अब देखते हैं कि इसमें जो है अजंता की गुफाएं कहाँ हैं। महाराष्ट्र में। हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र कहाँ आता है। तो यहाँ पे जो है राजस्थान, यहाँ पे गुजरात और यहीं पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई जो है ये जो है अरब सागर के जो समुद्र है उसके तट पे बसा हुआ है। तो ये जो इतना है ये पूरा क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं पाई जाती है। इस टाइम बात किया जाए तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? वो हैं ठाकरे हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर, राज ठाकरे जो हैं वो कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के सीएम हैं।
अब हम प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 में पूछा है कि दिल्ली सल्तनत के 2 राजवंश, मतलब दिल्ली सल्तनत चाहे दिल्ली सल्तनत कहें, अभी देखो या सल्तनत काल कहें, चाहे सल्तनत काल कहें, चाहे दिल्ली सल्तनत कहें, और चाहे क्या कहें, हाँ दिल्ली सल्तनत, तो इसके केवल 2 क्या पूछा है, 2 राजवंश, और टोटल मतलब राजवंश जो हुए थे वो 5 हुए थे। तो इसमें सबसे मुख्य लिख दीजिए कि गुलाम वंश, सैयद वंश, और भी वंश आए थे, जो है सैयद वंश आया था और लोदी वंश आया था। तो ये इतना है, तो 2 ही पूछा है। आप लोग गुलाम वंश लिख दीजिए। गुलाम वंश की जो है स्थापना किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये गुलाम वंश हो गया, और फिर दूसरा लिख दीजिए सैयद वंश। अब प्रश्न नंबर 22 पूछा है कि हर्षकालीन शिक्षा, क्या पूछा है, हर्षकालीन शिक्षा केंद्र का नाम क्या है। क्या पूछा है, हर्षकालीन शिक्षा जो है जहाँ पे हर्ष के काल में जो शिक्षा जहाँ होती थी उस केंद्र का क्या नाम है, तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय। तो अब हम प्रश्न नंबर दूसरे की बात करते हैं।